है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहाँ अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA न्यूज प्लस पर। नमस्कार, मैं आपके साथ शकील साजिद और आप देख रहे हैं DA न्यूज प्लस का खास प्रोग्राम शौर्य गाथा। उषा मेहता, जी हां, उषा मेहता उस वीरांगना का नाम है जिन्होंने महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन को सफलतापूर्वक पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उषा मेहता का जन्म औपनिवेशिक भारत के सूरत नामक गांव में एक सरकारी न्यायाधीश के परिवार में हुआ था। उन्हें भारत के एक गांधीवादी स्वतंत्रता कार्यकर्ता माना जाता है। उन्हें कांग्रेस रेडियो के आयोजन के लिए भी याद किया जाता है। इसे सीक्रेट कांग्रेस रेडियो के नाम से भी जाना जाता था। यह एक भूमिगत रेडियो स्टेशन था जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ महीनों तक काम करता रहा और स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने गांधीवादी दर्शन के अनुरूप महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना जारी रखा। 1998 में भारत सरकार ने उन्हें भारत गणराज्य के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तो आइए आपको हमारे खास कार्यक्रम शौर्य गाथा में बुलंद आवाज और अदम्य साहसी महिला योद्धा उषा मेहता के जीवन के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं शौर्य गाथा में। उषा मेहता का जन्म 25 मार्च 1920 को गुजरात के सूरत के पास सारस नामक गांव में हुआ था। जब वे महज 5 साल की थी तब उषा ने अहमदाबाद स्थित गांधी जी के आश्रम में पहली बार उन्हें देखा था। इसके तुरंत बाद गांधी जी ने उनके गांव के पास एक शिविर का आयोजन किया जिसमें छोटी उषा ने भाग लिया, सत्रों में भाग लिया और थोड़ी बहुत कताई भी की। 1928 में 8 वर्षीय उषा ने साइमन कमीशन के खिलाफ एक विरोध मार्च में भाग लिया और ब्रिटिश राज के खिलाफ विरोध के अपने पहले शब्द कहे, साइमन वापस जाओ। वे और अन्य बच्चे सुबह सुबह ब्रिटिश राज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और शराब की दुकानों के बाहर धरना दिया। इनमें से एक विरोध मार्च के दौरान पुलिस ने बच्चों पर हमला किया और इस दौरान भारतीय ध्वज लिए एक लड़की ध्वज के साथ गिर गई। इस घटना से नाराज बच्चों ने यह कहानी अपने माता पिता को बताई। बुजुर्गों ने बच्चों को भारतीय ध्वज के केसरिया, सफेद और हरे रंगों के कपड़े पहनाए और कुछ दिनों के बाद उन्हें सड़कों पर भेज दिया। झंडे के रंग के कपड़े पहने बच्चों ने फिर से मार्च किया और चिल्लाया, पुलिसकर्मियों, आप अपनी लाठियां और डंडे चला सकते हैं लेकिन आप हमारा झंडा नहीं गिरा सकते। उषा के पिता ब्रिटिश राज में जज थे, लिहाजा उन्होंने अपनी बेटी को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। हालांकि 1930 में उनके पिता के सेवानिवृत्त होने पर यह सीमा हटा दी गई और 1932 में जब उषा 12 साल की थी उनका परिवार बम्बई आ गया, जिससे उनके लिए स्वतंत्रता आंदोलन में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेना संभव हो गया। वे और अन्य बच्चे गुप्त बुलेटिन और प्रकाशन वितरित करते थे, जेलों में बंद रिश्तेदारों से मिलते थे और कैदियों तक संदेश पहुंचाते थे। उषा गांधी जी से बहुत प्रभावित हुई और उनकी अनुयायी बन गई। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का निर्णय लिया और एक सादगीपूर्ण गांधीवादी जीवन शैली अपनाई। केवल खादी के कपड़े पहने और सभी प्रकार की विलासिता से दूर रही। समय के साथ वह गांधीवादी विचार और दर्शन की अग्रणी समर्थक के रूप में उभरी। उषा की प्रारंभिक शिक्षा खेड़ा और भरूच में हुई और उसके बाद चंदाराम जी हाई स्कूल बॉम्बे में हुई। वह औसत छात्रा थी। 1935 में मैट्रिक परीक्षा में उन्हें अपनी कक्षा में शीर्ष 25 छात्रों में स्थान मिला। उन्होंने विल्सन कॉलेज बॉम्बे में अपनी शिक्षा जारी रखी और 1939 में दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी की डिग्री के साथ
स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कानून की पढ़ाई भी शुरू की, लेकिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। इसके बाद 22 वर्ष की आयु से ही उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में पूर्ण रूप से भाग लिया। गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए उन्हें 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जेल में उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बाद में उन्हें 1946 में रिहा कर दिया गया। गांधी जी और कांग्रेस ने घोषणा की थी कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवर्धन में एक रैली के साथ शुरू होगा। उस तारीख से पहले गांधी जी सहित लगभग सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि नियत दिन पर भारतीयों की एक बड़ी भीड़ गोवालिया टैंक मैदान में एकत्र हुई और उन्होंने संबोधित करने और राष्ट्रीय ध्वज फहराने का कार्य घनिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के एक समूह पर छोड़ दिया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 12 नवंबर 1942 को उनके ऑपरेशन का भांडा फोड़ हो गया। अखबार के मुताबिक जब वो वंदे मातरम रिकॉर्ड कर रही थी, उन्होंने दरवाजे पर जोरदार दस्तक सुनी। उन्होंने पुलिसकर्मियों की एक बड़ी बटालियन को अंदर आते देखा। पुलिसकर्मियों ने उन्हें रिकॉर्ड बंद करने को कहा। इस पर उन्होंने दृढ़ता से उत्तर दिया, रिकॉर्ड बंद नहीं होगा, यह हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसलिए आप सब लोग भी सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। उषा मेहता और उनकी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 हफ्ते की सुनवाई के बाद मेहता को मार्च 1946 तक पुणे की यरवदा जेल में रखा गया। राष्ट्रवादी मीडिया में उन्हें रेडियो बैन कहकर सम्मानित किया गया। 14 अगस्त 1942 को उषा और उनके कुछ करीबी सहयोगियों ने सीक्रेट कांग्रेस रेडियो नामक एक रेडियो स्टेशन शुरू किया। यह 27 अगस्त को प्रसारित हुआ, जिसमें उनकी आवाज में प्रसारित पहले शब्द थे, यह कांग्रेस रेडियो है जो भारत में कहीं से 42.34 मीटर तरंगदैर्घ्य पर कॉल कर रहा है। उनके सहयोगियों में विट्ठल भाई झावेरी, बाबू भाई ठक्कर, चंद्रकांत झावेरी और शिकागो रेडियो के मालिक नानका मोटवानी शामिल थे, जिन्होंने उपकरण और तकनीशियन उपलब्ध कराए थे। कई अन्य नेताओं ने भी गुप्त कांग्रेस रेडियो की सहायता की, जिसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत राव पटवर्धन और पुरुषोत्तम त्रिकमदास शामिल थे। रेडियो प्रसारण में गांधी और भारत भर के अन्य प्रमुख नेताओं के संदेश रिकॉर्ड किए गए। आयोजकों ने अधिकारियों को चकमा देने के लिए लगभग हर रोज स्टेशन का स्थान बदल दिया। भारतीय पुलिस की शाखा CID द्वारा उनसे 6 महीने तक पूछताछ की गई। इस दौरान उन्हें एकांत कारावास में रखा गया और प्रलोभन दिया गया कि यदि वे आंदोलन से गद्दारी करेंगे तो उन्हें विदेश में अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। हालांकि उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा और अपने मुकदमों के दौरान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से पूछा कि क्या उन्हें सवालों के जवाब देने की आवश्यकता है। जब न्यायाधीश ने पुष्टि की कि उस पर कोई दबाव नहीं डाला गया, तो उन्होंने घोषणा की कि वे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगी, यहाँ तक कि अपना बचाव करने के लिए भी नहीं। मुकदमे के बाद उन्हें 1942 से 1946 तक 4 साल की सजा सुनाई गई, जबकि 2 सहयोगियों को भी दोषी ठहराया गया। उषा को पुणे की यरवदा जेल में रखा गया। उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें सर JJ अस्पताल में इलाज के लिए बम्बई भेजा गया। मार्च 1946 में उन्हें मोरारजी देसाई के आदेश पर रिहा कर दिया गया, जो उस समय अंतरिम सरकार में गृह मंत्री थे। हालांकि गुप्त कांग्रेस रेडियो महज 3 महीने तक चला, लेकिन इसने ब्रिटिश नियंत्रित भारतीय सरकार द्वारा प्रतिबंधित बिना सेंसर किए समाचार और अन्य जानकारी प्रसारित करके आंदोलन में बहुत मदद की। गुप्त कांग्रेस रेडियो ने स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं को भी जनता के संपर्क में रखा। उन दिनों को याद करते हुए उषा मेहता ने गुप्त कांग्रेस रेडियो के साथ अपने जुड़ाव को अपना सबसे अच्छा क्षण बताया। साथ ही उन्होंने उस दुखद क्षण को भी याद किया जब एक भारतीय तकनीशियन ने उन्हें अधिकारियों के हवाले कर दिया। था। जेल आने के बाद उषा के गिरते स्वास्थ्य के कारण वे राजनीति या सामाजिक कार्यों में भाग नहीं ले सकी।
जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली उस दिन उषा मेहता बिस्तर पर थी और नई दिल्ली में आयोजित आधिकारिक समारोह में शामिल नहीं हो सकी। बाद में उन्होंने अपनी शिक्षा फिर से शुरू की। उन्होंने गांधी के राजनीतिक और सामाजिक विचारों पर डॉक्टरेट शोध प्रबंध लिखा, जिसके तहत उन्हें बॉम्बे विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि मिली। मुंबई विश्वविद्यालय के साथ उनका कई पदों पर लंबा जुड़ाव रहा, एक छात्र के रूप में, एक शोध सहायक के रूप में, एक व्याख्याता के रूप में, एक प्रोफेसर के रूप में और अंत में नागरिक शास्त्र और राजनीति विभाग के प्रमुख के रूप में। वह 1980 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुई। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी उषा सामाजिक रूप से सक्रिय रही, विशेषकर गांधीवादी विचार और दर्शन के प्रचार में। विगत कई वर्षों में उन्होंने अंग्रेजी और अपनी मातृभाषा गुजराती में अनेक लेख, निबंध और पुस्तकें लिखी। उन्हें गांधी स्मारक निधि का अध्यक्ष चुना गया, जो गांधीवादी विरासत के संरक्षण के लिए समर्पित एक ट्रस्ट है। निधि ने मुंबई में मणि भवन का अधिग्रहण किया, सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल का निवास, जहां गांधी शहर की अपनी यात्राओं के दौरान ठहरते थे, जिसे गांधी स्मारक में परिवर्तित कर दिया। वह गांधी शांति प्रतिष्ठान नई दिल्ली के अध्यक्ष थी। उन्होंने भारतीय विद्या भवन के कार्यों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया और इस दौरान सरकार ने उन्हें भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के कई समारोह से जोड़ा। भारत संघ ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया। समय के साथ उषा स्वतंत्र भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में हुए विकास और घटनाक्रमों से नाखुश होती गई। एक बार इंडिया टुडे को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने अपनी भावनाएं इन शब्दों में व्यक्त की थी: निश्चित रूप से यह वह आजादी नहीं है जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने आगे कहा कि उनकी पीढ़ी के स्वतंत्रता सेनानियों का मानना था कि जब लोग सत्ता के पदों पर आसीन हो जाते हैं तो सड़ांध फैल जाती है। हालांकि उनके शब्दों में हमें यह अंदाजा नहीं था कि यह इतनी तेजी से फैल जाएगी। फिर भी उन्होंने स्वतंत्रता के बाद से स्वतंत्र भारत की उपलब्धियों से इनकार नहीं किया। भारत एक लोकतंत्र के रूप में जीवित रहा है और उसने एक अच्छा औद्योगिक आधार भी बनाया है। उन्होंने कहा, फिर भी यह हमारे सपनों का भारत नहीं है। अपने खराब स्वास्थ्य के कारण वे आजाद भारत में सक्रिय राजनीति से दूर रही, लेकिन अंत तक कट्टर गांधीवादी बनी रही। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से गांधीवादी विचार में पीएचडी की डिग्री हासिल की और 30 साल तक विल्सन कॉलेज में पढ़ाया। 1998 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 11 अगस्त 2000 को 80 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहाँ अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य, साहस, समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA न्यूज